श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। श्री नव कंज लोचन कंज मुखक कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुखक कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प गणित अमित छवि पट कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। रघुनंद शिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम्। मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम्। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम्। मुकुट कुंडल तिलक आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम्। आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम्। मम निवास कुरु कामादि खल। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा कुंज बिहारी जय सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान सीताराम 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 जय लक्ष्मण हनुमान श्री गौर निताय भगवान की जय, श्री मायापुर धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम आपको कुछ बोर्ड पे पढ़ाने वाले हैं। चूँकि बोर्ड पे पढ़ाने वाले हैं इसलिए थोड़ा दृश्य आपको अलग दिख रहा होगा। एक आज हम आपको बताने वाले हैं कृष्ण कैसे सभी कारणों के कारण है। पहले हम आपको शास्त्रों से बताएंगे, के बाद फिर आपको हम अशास्त्रों से बताएंगे। अशास्त्र मतलब शास्त्रों से बाहर से बताएंगे, है ना, कैसे कैसे कृष्ण भगवान है। तो देखिए, सबसे पहले भगवान कृष्ण थे। शास्त्र के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदा आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर में परम कृष्ण हैं, सभी कारणों के कारण हैं, उनका कोई शुरुआत नहीं, वो सबके शुरुआत हैं। ये ब्रह्मा जी क्लेम कर रहे हैं। कृष्ण भगवान स्वयं क्लेम कर रहे हैं गीता में, अहम आदि रही भूतानाम, मैं सब चीज़ों का शुरुआत हूँ, मेरे से ही सब चीज़ शुरू हो रही है। एक जगह नहीं, अनेक जगह। मैं तो एक श्लोक कहा, कई सारे ऐसे श्लोक हैं गीता में जिसमें कह रहे कि मैं हर चीज़ की शुरुआत, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम ब्रह्मन की शुरुआत में हूँ, लोगों की शुरुआत में हूँ, अहम मया ततम इदम मूर्तिना, मैं जगत की शुरुआत हूँ, जगत के अंदर भी घुसा हुआ हूँ। ऐसे कई श्लोकों में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सबकी शुरुआत हूँ। और अगर आप तर्क शास्त्र से देखेंगे तो कृष्ण क्लेम कर रहे हैं कि मैं सबका मालिक हूँ, मैं सबका परम पिता हूँ। और ये क्लेम और किसी ने नहीं किया है। ये क्लेम न जीसस ने किया, न मोहम्मद ने किया कि मैं सबका बाप हूँ, आई एम गॉड। ये क्लेम कहीं नहीं, कहीं भी नहीं, किसी भी धर्म के किसी भी
संत महात्मा ने ये क्लेम नहीं किया है कि मैं भगवान हूं। तो अब कृष्ण ने क्लेम किया है और कोई क्लेम नहीं कर रहा। समझ लीजिए कि कोई चीज वहां पड़ी है, कहीं पे पड़ी हुई है, और आपने पूरे सबको पूछ लिया, कोई भी, सब कह रहे नहीं मेरा नहीं, और एक मेरा है। तो नया शास्त्र के हिसाब से अगर सब लोग कह रहे हैं कि हमारा नहीं है और एक आदमी कह रहा है मेरा है, तो ये चीज उसकी होती। अगर सारे लोग उस पर से क्लेम हटा दें और एक आदमी क्लेम करे, क्योंकि कोई क्लेम नहीं कर रहा है, कृष्ण अकेले क्लेम कर रहे हैं कि मैं भगवान हूं, तो कृष्ण भगवान हुए इस क्लेम के, इस न्याय के हिसाब से। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में देखते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट के लिए। जैन धर्म कहता है ऋषभदेव उनके पहले धर्म गुरु थे, और ऋषभदेव कहते हैं, ऋषभदेव को कृष्ण का अवतार माना गया है। भागवत के पहले स्कंद में भी और भागवत के 5वें स्कंद में भी ऋषभदेव का वर्णन है। 5वें स्कंद में ज़्यादा विशेष वर्णन है। और ऋषभदेव जो अवतार लिए तो उनके 100 बच्चे हुए, और 100 बच्चों में भरत सबसे बड़े हुए। उसके बाद 9 योगेंद्र थे जो परमहंस हुए। जैन लोग भी कई बार नहीं जानते हैं कि ऋषभदेव कितने महान थे, तो उनको भागवत पढ़ के देखना चाहिए कि ऋषभदेव कितने महान थे। आदिनाथ कहते हैं उनको लोग, आदिनाथ ऋषभदेव प्रभु। तो ऋषभदेव अपने बच्चों को कहते हैं, नायम देहो दे भाजा निलोके कष्टान कामान अढ़ते विभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धये तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। हे, ये शरीर जो है दुनिया में फंसने के लिए नहीं, भोग में फंसने के लिए नहीं, दिव्य तप करके भगवान को, ब्रह्म सुख को प्राप्त करने के लिए बना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैन धर्म के हिसाब से जो ऋषभदेव उनके पहले भगवान थे, आदिनाथ थे, वो कृष्ण स्वयं थे। सिख धर्म में अगर आप देखेंगे, सिख धर्म जो है वो सनातन धर्म से अलग नहीं है, एक ही है। सनातन और सिख एक ही धर्म है। सिख धर्म में गुरु नानक जी जो हैं चैतन्य महाप्रभु से 500 साल पहले मिले भी थे, और उन दोनों के बीच में भक्ति भाव के, भक्ति मार्ग के बारे में चर्चा हुआ था, और ये निष्कर्ष निकला कि गुरु नानक जी और चैतन्य महाप्रभु एक ही भक्ति मार्ग के प्रवर्तक थे, भक्ति मार्ग के ही दोनों प्रचारक थे। और गुरु नानक जी कहते हैं, वाहे गुरु, व मतलब वासुदेव, ह मतलब हरि, ग मतलब गोविंद, र मतलब राम, वाहे गुरु। वाहे गुरु का मतलब वासुदेव हरि। और इसमें भागवत की सारी कहानियाँ और सारे तात्पर्य आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेंगे। और सिखों का उद्घाटन इसलिए किया गया था कि वो लोग धर्म की रक्षा करेंगे, कक्ष, कृपान, केश, ये सब 5 चीज़ें रखेंगे और दुनिया को बचाएंगे, धर्म को बचाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि कृष्ण ने कह दिया मैं भगवान हूँ, ऋषभदेव कह रहे मैं भगवान हूँ, और ऋषभदेव भी कृष्ण है, सिखों के गुरु भी भगवान है, कृष्ण है, ये सब हैं। हर जगह से ये चर्चा हो रही है कि भगवान कृष्ण हैं। तो अब कृष्ण भगवान जो हैं, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक नीलेश नीलकंठ ओक करके एक इतिहास पे बहुत चर्चा करने वाले व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो उन्होंने महाभारत का समय तो 5000 कुछ साल सही लिखा है, लेकिन जब वो रामायण के समय के बारे में आते हैं तो 12000 साल लिख देते हैं। तो जो भी वेदों के बारे में प्रचार कर रहे हैं, उन महाजनों से मेरा ये कहना है कि आप वेदों को पढ़ के प्रचार करें। अगर आप रामायण पढ़ के प्रचार करेंगे, ओक जी से मेरा ये निवेदन है कि आपने अच्छा काम किया है, महाभारत के बारे में आपने सही समय निकाला है, और वेद शास्त्रों को आप स्थापित करने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इस अच्छे काम को आप और अच्छाई में बदलिए। उसमें से कुछ दोष हैं आपके, जो दोषों को आपको निकालना होगा। और वो पहला दोष है कि आप कहते हैं कि रामायण 12000 साल पहले कहा गया। आपकी जानकारी के लिए कलयुग 4,32,000 साल का है। आप भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण का सब समय निकालें, युगों का समय देखें, और इसका 2 गुना होता है द्वापर युग, वो होता है 8,64,000 साल का। इसके बाद होता है त्रेता युग, जो होता है इसका 3 गुना, कलयुग का 3 गुना, मतलब करीब करीब 13 लाख साल के ऊपर होता है। तो अगर द्वापर युग के बाद अगर त्रेता युग हुआ है तो अभी का 8,64,000 साल तो द्वापर युग के निकल गए, कलयुग के 5,000 साल निकल गए, 8,70,000 साल तो ऐसे ही निकल गए।
इतने साल के पहले त्रेता युग था, तो आप 12,000 साल कैसे कह दे रहे हैं? तो वैज्ञानिकों के भूले भटकावे पर ना आए, वैज्ञानिक कैसे गलत हैं वो आज के सेशन में आप देखिए, हम आपको और आगे निकालेंगे। अभी तो हम बस कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण के बाद आपको हम चर्चा वहां पे वैज्ञानिकों तक लेके आएंगे, धीरे धीरे चर्चा आगे बढ़ेगी। कृष्ण से आए बलराम, किया बलराम के रूप में। बलराम से आए नारायण के वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। बलराम से 4 आए। इस संकर्षण से फिर एक वासुदेव आए और फिर उससे प्रद्युम्न आए, फिर उससे अनिरुद्ध आए और फिर उससे संकर्षण आए। इस तरह से 2 बार ये निकला और इस संकर्षण से निकले महाविष्णु। तो भक्तों देखिए, संकर्षण से महाविष्णु निकले ये, और ये महाविष्णु जो हैं इस भौतिक जगत के सृष्टि करने वाले हैं। ये जो पूरा भौतिक ब्रह्मांड, यहां तक सब लोग आध्यात्मिक जगत में हैं। इस महाविष्णु से इस भौतिक जगत का ओरिजिन होता है। कैसे होता है तो हम आपको आगे दिखाते हैं। एक मिनट, आपके कमेंट बॉक्स को चेक करते रहें, कोई सवाल है बीच में तो देख लेंगे। रामायण के टाइमिंग में थोड़ा कंफ्यूजन है, हाँ वो हम लेके आएंगे आपको। गुरु ग्रंथ साहब में 108 नाम है, ठीक है, ठीक है, फाइन। एक मिनट, तो महाविष्णु जो आप देख रहे हैं, महाविष्णु इस भौतिक सृष्टि के शुरुआत करने वाले। अब महाविष्णु से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। अब महाविष्णु को ऊपर ले लिया हमने। महाविष्णु जो हैं उनसे आता है भौतिक प्रकृति का महातत्व, जिसको कहते हैं प्रधान। ये प्रधान क्या है? समझ लीजिए कि जितने भी प्रकार के तत्व हैं उन सब तत्वों को एक साथ मिला दीजिए। जैसे अभी आपको धरती अलग दिख रही, पानी अलग दिख रहा है, इस आकाश अलग दिख रहा है, हवा अलग दिख रही है, अग्नि अलग दिख रही है, सबको मिला के मसाला बना दीजिएगा तो प्रधान एक कॉमन बनेगा। महाविष्णु से फिर बना समय, उन्होंने समय को रचा, टाइम। फिर महाविष्णु से बना 3 गुण, 3 गुणों का रचना किया उन्होंने, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। महाविष्णु से बना स्वभाव, उन्होंने स्वभाव बनाए सब जीवों के, स्वभाव। स्वभाव बने सबके। श्लोक है, काल स्वभाव सद असद मनश्य। देखिए ये श्लोक है। आद्यवतार पुरुषः परस्य काल स्वभाव सद असद मनश्य द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नु चरिष्णु भूम्ना। ये दूसरे स्कंद में कृष्णा कॉज ऑफ ऑल कॉजेज के अंदर ये श्लोक है। आद्य अवतार, देखिए क्या क्या चीजें आ रही भगवान से। देखिए काल, काल का मतलब है टाइम, काल देख रहे हैं, काल का मतलब टाइम है। स्वभाव, स्वभाव का मतलब है व्यक्ति का स्वभाव। सद असद, सद मतलब कॉज एंड इफेक्ट, जो चीजें बन रही हैं और जिस चीज से बन रही है वो सद और असद। मन, मन मतलब माइंड। द्रव्य मतलब एलिमेंट्स, विकारो मतलब ईगो, गुण मतलब मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इंद्रियाणी मतलब सेंसेस। इसके बाद विराट मतलब भगवान का विराट रूप, ब्रह्मांड।
और स्वराट मतलब गर्भोदक साई विष्णु, और स्थासु मतलब जो हिलते नहीं है उनको स्थावर कहते हैं, और चरिष्णु का मतलब होता है जो हिलने वाली। और ये सब चीज़ें महाविष्णु से बनी। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें महाविष्णु ने बनाई, लोगों के स्वभाव बनाए, समय बनाया, रिजल्ट और कॉज बनाया, कॉज एंड रिजल्ट। जैसे हम हैं, हमारे जो कॉज हैं हमारे माता पिता हैं, माता पिता, उनके कॉज उनके माता पिता हैं, उनके कॉज उनके माता पिता हैं। तो रिजल्ट और कॉज जो है, ये रिजल्ट और कॉज जो है माता पिता, जो ये हर चीज़ का है, ये भी भगवान ने बनाया। इस तरह से सारे एलिमेंट्स को महाविष्णु के यहाँ से बनना चालू हुआ। कैसे हुआ सो चलिए सोचते हैं थोड़ा। हम केवल अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट देखते हैं महाविष्णु ने कैसे बनाया इसको। सबसे पहले आया अहंकार। जब जीव जो है भगवान के धाम से संसार में आया, ठीक है, जीव जब भगवान के धाम से इस संसार में आया तो पहली चीज जो उसको मिली वो अहंकार का आवरण मिला। ये पहला चीज जो मिला उसको अहंकार का आवरण, ये आवरण के रूप में उसके ऊपर आया अहंकार। अहंकार जो है, अहंकार के 3 रूप बने, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, 3 तरह के अहंकार बने। और जो रजोगुणी अहंकार है, सबसे पहले तमोगुणी अहंकार से बना आकाश। आकाश बना, और आकाश बनने के बाद आकाश से आया ध्वनि, साउंड, ध्वनि से आया वायु, वायु से आया स्पर्श, दिख रहा है, वायु से आया स्पर्श, स्पर्श से आया अग्नि, अग्नि से आया दृष्टि, दृष्टि से आया जल, जल से आया गंध, जल से आया स्वाद, और स्वाद से आया धरती, और धरती से आया गंध। दिख रहा है? हाँ, जीव जब संसार में आया तो पहले उसको अहंकार अंदर के हुए सात्विक, स दशमलव सात्विक, र से हुआ राजसिक, त से हुआ राजसिक का र, तामसिक का त, थोड़ा सात्विक का सा, सात्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार, 3 अहंकार बने। तामसिक अहंकार से बना आकाश, आकाश से बना ध्वनि, साउंड, साउंड से बना हवा, हवा से बना स्पर्श, स्पर्श से बना अग्नि, अग्नि से बनी दृष्टि, देखने की ताकत, और उससे बना जल, जल से बना स्वाद, और स्वाद से बना धरती, अग्नि से बना दृष्टि, दृष्टि से बना जल, जल से बना स्वाद, उससे धरती, और धरती से बना गंध। इस तरह से गंध।
इस तरह से कैसे चीजें बनी वो हमने देखा, है ना। वायु होता है मन की ताकत, मानसिक ताकत यहां से आती है, हवा से मानसिक शक्ति हवा से आती है, और शरीर की भी ताकत यहीं से आती है। ताकत जो है सब आपका वायु के ऊपर है, आपके अंदर वायु कितना अच्छा है इसके ऊपर है। वायु अगर प्रदूषित हो गया, वात का अगर रोग हो गया, तो ताकत तुरंत कम हो जाएगा आदमी का। ये आयुर्वेद है। अब ये जो राजसिक अहंकार है, राजसिक अहंकार से आता है, अब इसको मिटाते हैं, तामसिक अहंकार को मिटा देते हैं अभी यहाँ पे। अगर आपको ये देखना है वापस, तो आप इसको बाद में जाके फिर से देख सकते हैं, या इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको फिर मैं अभी मिटा रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजसिक अहंकार से बनता है इंद्रियां, कान, नाक, मुंह, आंखें, स्पर्श, स्पर्श, ये इंद्रियां बनती है राजसिक अहंकार से। राजसिक अहंकार से बन रही इंद्रियां, बुद्धि, इंद्रियां बन रही है, बुद्धि बन रहा है, और प्राण बन रहा है। प्राण, सांस जो चलती है, जाती है, निकलती है, अंदर जो उसको धारण करके, जिसपे धारण होता है, वो प्राण कहते हैं उसको। ये प्राण जो है उससे बनता है। और सात्विक अहंकार से बनता है मन। उसके बाद सात्विक अहंकार से बनता है देवी देवता। सब सात्विक अहंकार से बनते हैं। तो हमने देखा 3 तरह का अहंकार है, और 3 तरह के अहंकार से 3 तरह की चीजें बनती है। क्रिएशन कैसे होता है सो हम देख रहे थे। कृष्ण भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं हर जगह व्याप्त हूं। देखो, ये अहंकार भी ये आया कहां से? महाविष्णु से आया। और महाविष्णु ने अहंकार दिया, ये जीव आया, और जीव ने ये सब अहंकार के द्वारा बना के सब कुछ लिया। इस तरह से क्रिएशन हुआ, ये शास्त्र कहते हैं। अब विज्ञान क्या कहता है? अगर आपको शास्त्र की बात समझ में आ गई कि हर चीज जो है संसार में, भौतिक सारी चीजें अहंकार से बनी, और अहंकार जो है वो महाविष्णु ने निकाला। महाविष्णु ने उसको पैदा किया, अहंकार को, तीनों गुणों को, सबको महाविष्णु से निकाला। और उसका हमने आपको श्लोक भी दिखाया, आद्योवतारः पुरुषः परस्य काला स्वभाव सद असद मनुष्य। ये जो श्लोक है दूसरे स्कंद का, वो श्लोक दिखाया। और इससे हमने ये सिद्ध किया कि सारी की सारी चीजें महाविष्णु से निकली, और ये जीव जो है आध्यात्मिक जगत से निकल के आया, और इसने इन चीजों को पकड़ लिया। तो सारा का सारा क्रिएशन जो है महाविष्णु के से हुआ। और महाविष्णु जो है, ये जो महाविष्णु है, ये लेट जाते हैं, और लेटने से इनके, एक व्यक्ति हैं, इनके जो रोए होते हैं, जो रोमकूप होते हैं, रोओं का जो बीच में जो छेद होता है, पोर्स, उन पोर्स से ये सारे तत्व बाहर निकलते हैं। पूरा ब्रह्मांड उनसे बाहर निकलता है, उनके रोओं से। तो अब हम इसको मिटाते हैं। अगर आपको चाहिए तो इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इसके बाद अब हम आते हैं
अब हमने देखा कि कैसे सृष्टि बनी, भगवान कैसे सृष्टि को बनाए, वो हमने देखा। अब हम देखेंगे कि साइंटिस्ट क्या बोलते हैं सृष्टि के बारे में, साइंटिस्ट क्या कहते हैं सृष्टि कैसे बनी। साइंटिस्ट क्या कहते हैं पहले हम देखते हैं, और वो सही कहते हैं कि गलत कहते हैं उसके बाद हम देखेंगे। देखिए, साइंटिस्ट कहते हैं कि सबसे पहले जो पूरा दुनिया था ना, ये एक छोटे से पॉइंट था, उसमें सारा चीज समाया हुआ था, सारा पैकिंग, जैसे पैक करते हैं तो कैसे बड़ी चीज पैक होकर छोटी में जाती, पूरा ब्रह्मांड पैक होकर एक छोटे से दाने में था। वो इतना छोटा दाना था कि वो दिख नहीं रहा है आपको, तो अब ये दाना दिख रहा है, लेकिन ये दाना भी नहीं था, वो इससे भी छोटा दाना था। कहते हैं इसके अंदर इसका स्पेस जो था एकदम ना के बराबर स्पेस था, स्पेस इसका 0 था, 0, और उसका जो उसमें जो वजन था, उसका जो डेंसिटी था, उसके अंदर का जो माल था वो अनंत था। ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है, इसमें किसी ने न्यूट्रॉन, एक छोटा सा दूसरा पॉइंट, इसको मारा, इसको कहते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से इस पॉइंट को मारा। न्यूट्रॉन जो होता है आप जानते हैं, अगर है न्यूट्रॉन जो एटम होता है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, ये एटम ही बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻10 के रेंज में होता है। उसका न्यूक्लियस उससे भी छोटा होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं बहुत सारे। उसमें से एक न्यूट्रॉन को निकाल के उन्होंने इस पॉइंट को मारा। ये साइंटिस्ट कहते हैं कि जब तक न्यूट्रॉन का बोmbardment नहीं होगा, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन नहीं हो सकता। तो वो जब वो पॉइंट को पड़ा तो इस पॉइंट में हो गई हलचल। ये हलचल जो मचा, वो ऐसा हलचल मचा कि इस हलचल से पूरा ब्रह्मांड बन गया भैया। कैसे ब्रह्मांड बन गया सो देखिए। कहते हैं सूरज आ गया, उसके बाद चांद आ गया, धरती आ गई, उसके बाद तारे आ गए, नदियां आ गई, समुंदर आ गया, नज़ारे आ गए, सितारे आ गए, चमन आ गया, बहार आ गई। बस उस पॉइंट को फटने से संसार बन गया। ये कहते हैं साइंटिस्ट, मैं नहीं कह रहा। सब कुछ उस पॉइंट के फटने से आया। ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं पॉइंट। ये पॉइंट फटा और ये सब निकला। ऐसे तो समझ के बाहर है, लेकिन कहते हैं जरूर हैं। तो मेरा सवाल यहाँ से अब चालू होता है। अब ये जो बना, ये जब सब कुछ बना तो कहीं ना कहीं, तब इसमें जीवन था नहीं, कहीं भी जान नहीं था। ये कोई भगवान का चर्चा नहीं हो रहा है इसमें। ये पॉइंट फटा, तारे बने, सितारे बने, नज़ारे बने, हम सारे बने, बस इस पॉइंट के सहारे बने। तो ये पॉइंट फटा, ये अपने आप बना, सागर बन गया, बहुत बड़ा सागर बन गया। और सागर में धीरे धीरे जीवन आ गया, धीरे धीरे सेल बन गया, कोशिका बन गई, डीएनए बन, मछली बन गई, मछली से आदमी बन गया, बंदर बन गया, इवोल्यूशन हो गया। ये साइंटिस्ट कहते हैं। हम कहते हैं, अब हमारा सवाल यहाँ से चालू होता है। हमारा वास्तव में जो क्लास है कृष्णा कॉलेज से चालू होता है। पहला कि ये पॉइंट कहाँ से आया, ये आया कहाँ से, पहला सवाल। ये सवाल, ये आया कहाँ से, ये प्रश्न डालिए इस पे बड़ा भाई, कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर, कहाँ से तू आया, कहाँ जाएगा। ये पॉइंट, तो पॉइंट कहाँ से आया पहला सवाल है। तो कहते हैं यार मान लो ना कहीं से आ गया। साइंटिस्ट कहते हैं मान लो, इमेजिन करो कि था, लेट अस इमेजिन। तो आप साइंटिस्ट कैसे हैं कि आपको इमेजिन करने के लिए कह रहे हैं। कह रहे फेथ, हैव फेथ, दिस पॉइंट वाज देयर। किसी ने देखा था, कोई न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन वहां बैठा था कैमरा लेके। आपके कोई दोस्त वहां बैठे थे सेल्फी निकाल, नहीं। तो इस पॉइंट को किसी ने देखा नहीं।
ये बस कहानियों में है, ये कहानियों में है कि ऐसा एक पॉइंट था। पता है, कहानी इसलिए बोल रहे हैं, साइंस को साइंस होने के लिए पहला चीज़ है ऑब्जर्वेशन। उसको आपको देखना आना चाहिए, ऑब्जर्व, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करना आना चाहिए, हाइपोथेसिस देना आना चाहिए, और हाइपोथेसिस के बाद उसको एक्सपेरिमेंट करना आना चाहिए, फिर कंक्लूजन निकालना। चार चीज़ें नहीं रहेंगी तो साइंस नहीं बनेगा। तो ऑब्जर्वेशन के लिए वो कोई था ही नहीं, तो साइंस कैसे हुआ? ये एकदम गलत हो गया, साइंस हुआ ही नहीं। तो पॉइंट को किसी ने देखा नहीं, चलो ठीक है। अब दूसरा सवाल, ये न्यूट्रॉन को इसमें ये कितना बड़ा था? कहते हैं दिखता ही नहीं था, इतना छोटा था ये। तो ये जब दिखता भी नहीं था, तो ये न्यूट्रॉन को ऐसे नहीं दिखने वाली चीज पे निशाना किसने लगाया? आजानुभुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम। भगवान राम जो है ना, निशाना लगाने में बहुत तेज है। अगर भगवान राम ने निशाना लगाया होगा तो हम मान सकते हैं कि न्यूट्रॉन से भगवान राम इस पे निशाना लगा सकते हैं। और तो कोई तरीका नहीं दिख रहा है कि न्यूट्रॉन इस पे निशाना लगा पाए अपने आप। अपने आप ही न्यूट्रॉन कैसे उड़ के इसको निशाना लगाएगा? साइंस के सारे लॉ गलत हो जाएंगे अगर ये अपने आप फट जाए, लॉ गलत हो जाएंगे अगर न्यूट्रॉन अपने आप जाके टकरा जाए। साइंस के फिजिक्स के जो न्यूटन का लॉ है, F=ma, ये सारा रूल गलत हो जाएगा। तो ये अपने आप नहीं फट सकता, इसको किसी ने जाके टकराया। किसने इस पे निशाना लगाया? ये सवाल का आंसर साइंस के पास नहीं है। फिर ये फट गया। फट गया कहते हैं कि ये बन गया, पूरा समुंदर बन गया, सूरज बन गया, ज्वालामुखी फटने लगे, धरती पे पूरा एकदम तेज आग निकलने लगी हर हर जगह। चलो मान लेते हैं, साइंस तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये स्टेप भी मान लेते हैं। बहुत कमजोर है पॉइंट ये उनका, लेकिन इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा झगड़ा नहीं करेंगे साइंस वालों से, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक मानने के लिए लगाया, कहीं कोई प्रूफ नहीं दिया सॉलिड। अब हम मान लेते हैं कि साइंस के कहने के अनुसार हम मान लेते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वैसा फट भी गया और फटने के बाद तमाशा भी बन गया। तो हमने जब प्रूफ मांगा कि आप इसका प्रूफ दीजिए, तो कहते हैं कि एक कार्पल टनल एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। ये फंडामेंटल बोलो कि इसको खोजो किसी तरह। तो इसको खोजने के लिए बहुत पैसा चाहिए था उनको, इसको खोजने के लिए पैसा बहुत चाहिए था। पैसा कहाँ से लाएंगे? तो उनको आइडिया आया, मीडिया वालों ने उनको आइडिया दिया, बोजोन का नाम बदल के कर दो गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल। जैसे गॉड पार्टिकल नाम हो जाएगा बोजोन का, लोग बहुत पैसा देंगे और दुनिया में बोलो कि हम गॉड निकालने वाले हैं, खोज के गॉड को हम खोज के निकाल देंगे। तो जैसे गॉड पार्टिकल खोजने के लिए उन्होंने किया, 45,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा उनके पास आ गया, डॉलर्स आ गए, है ना। तो जब गॉड पार्टिकल उन्होंने खोज, एक दिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बोजोन है इसको साबित करके दिखाया। जब साबित हो गया कि बोजोन है, लेकिन बोजोन नहीं, उन्होंने बोला कि गॉड पार्टिकल मिल गया, वो कहने लगे, क्योंकि कहते हैं कि सबसे फंडामेंटल पार्टिकल बोसोन है। लेकिन श्रोतागण, आपके जानकारी के लिए, बोसोन सबसे फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। आप किसी भी साइंस के अच्छे, बोसोन से भी कई मोर फंडामेंटल, उससे भी छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल भी हैं, जैसे STRING, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है बोसोन से भी ज्यादा फंडामेंटल है। तो अगर तुम बोसोन को गॉड पार्टिकल बोलोगे तो स्ट्रिंग को बोलना पड़ेगा फादर ऑफ गॉड पार्टिकल, फादर ऑफ गॉड। है ना भैया, बतिया बुझाइल की ना। अरे बोसोन जब गॉड, तो स्ट्रिंग तो फादर ऑफ गॉड पार्टिकल बनेगा ना, फादर ऑफ गॉड बनेगा ना। इसका मतलब कि उन्होंने गॉड पार्टिकल केवल लोगों को ठगने के लिए रखा था नाम, उनको कोई लेना देना नहीं था गॉड से। उन्होंने बस बोसोन को खोजना था, और उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, जो खोज नहीं पाए। तो एक्सपेरिमेंट जो है अपने आप में एक ठगी था, लोगों को छलावा किया गया, एक मूर्ख बनाया गया लोगों को। हम आगे चलते हैं, आगे देखिए कि जब ये सब बना, सूरज बना, सागर बना, ज्वालामुखी बने,
ज्वालामुखी बने। तो हो गैसेस उस समय घूम रहे थे, ये साइंस कह रहा है। और इसमें गैसेस थे, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था। ये सब गैसेस हवा में घूम रहे थे और जोर जोर से बिजलियां चमक रही थी। बिजलियां चमक रही थी और बिजलियों के चमकने के बीच में पानी नीचे, ज्वालामुखी इधर, सूरज ऊपर, बिजली बीच में और गैसें बह रही है ऐसे ऐसे। इन बिजलियों के चमकने से क्या हुआ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिल गए और मिलने से बन गया अमाइनो एसिड। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड बन गया। ये अमीनो एसिड पानी में गया और पानी में जाके ये अमीनो एसिड जुड़ने लगा। एक अमीनो एसिड जो है वो दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ गया, दूसरा तीसरे से जुड़ गया, तीसरा चौथे से जुड़ गया, चौथा पांचवें से जुड़ गया और सारे अमीनो एसिड जुड़ के बन गया प्रोटीन। प्रोटीन बन गया। प्रोटीन बनने के बाद कहते हैं जीवन संभव हुआ, जीवन बन गया। ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं अभी कुछ और कहूंगा आपको, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं। पहले आप समझ लीजिए साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं। इसको रिसर्च करने के लिए उन्होंने यूरो मिलर एक्सपेरिमेंट किया 1953 में। यूरो मिलर एक्सपेरिमेंट, यूरो और मिलर, ये वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया सीधे करके कि इनको लेके अमोनिया, मीथेन इत्यादि को लेके आप बनाइएगा तो अमीनो एसिड बनता है ना। ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। 20 अमीनो एसिड जो एसेंशियल हैं शरीर में, उसमें से 11 उन्होंने बना के दिखाए थे। सारे नहीं दिखा पाए थे, लेकिन चलो ठीक है, मान लेते हैं 11 तो बनाए। अब सवाल यहां पे आता है। सवाल है कि जब यहां पे लाइटनिंग हो रही थी तो लाइटनिंग जो है रिडक्शन करता है। थोड़ा सा केमिस्ट्री है, 1-2 मिनट के लिए बोलेंगे, ज़्यादा देर नहीं। और रिडक्शन से कभी भी अमीनो एसिड बनेगा नहीं। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट, यूरो मिलर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने लेबोरेटरी में किया। ये खुले में चल रहा था। खुले में जो रिडक्शन, जैसे ही कोई अमोनिया इत्यादि बनेगा, दूसरा लाइटनिंग होकर उसको बर्बाद कर देगा। लेकिन कहते हैं यार मान लो ना कि जब एक बार अमोनिया बन गया तो थोड़ी देर तक लाइटनिंग नहीं हुई। तो चलो मान लेते हैं कि एक बार अमीनो एसिड बना और थोड़ी देर तक लाइटनिंग नहीं हुई। चांस तो बहुत कम है, लेकिन मान लेते हैं अमीनो एसिड बन के चला गया पानी में। सवाल अब दूसरा आता है। पानी में कोई चीज डालिएगा ना तो घुल के टूट जाता है। पानी कभी चीजों को जोड़ता नहीं, याद रखिए। आप आटा को वो बनाते हैं, लोइया बनाते हैं रोटी के लिए, है ना। और उसको अगर पानी में डाल के ऐसा ऐसा करिएगा तो क्या बनेगा, और जुड़ेगा कि टूटेगा। पानी में अगर आप चीनी डाल के घोलिएगा तो चीनी जुड़ेगा कि टूटेगा। पानी में आप कुछ भी डालिएगा ना, आदमी को भी डाल के छोड़ दीजिएगा ऐसा ऐसा, तो आदमी भी टूट के गिर जाएगा, मर जाएगा। पानी जो है डिसइंटीग्रेट करता है, पानी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करता है, पानी तोड़ता है चीज़ों को, पानी जोड़ता नहीं। तो अमीनो एसिड अगर पानी में जाएगा तो जुड़ेगा नहीं भाई मेरे, ये टूटेगा उल्टा। उल्टा अमीनो एसिड टूट के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पहले से सब बन जाएगा। ये कभी भी जुड़ के प्रोटीन नहीं बनेगा। तो साइंटिस्ट कहते हैं भाई इतना काहे तर्क कर रहे हो, थोड़ा मान जाओ ना थोड़ी देर के लिए कि जुड़ गया, थोड़ा बिलीव करो, थोड़ा मान जाओ, इतना मत जाके तुम तर्क दो। मान लो कि जुड़ गया, चलो मान लेते हैं कि जुड़ गया, चलो पानी में भी जुड़ गया मान लेते हैं, ठीक है, कुछ हुआ और जुड़ गया, ठीक है। अब क्या दिक्कत नंबर 3 आया। दिक्कत नंबर 1 आया यहाँ रिडक्शन, दिक्कत नंबर 2 आया पानी जो है हाइड्रोलिसिस करता है, हाइड्रोलिसिस तोड़ता है कोई चीज को, हाइड्रोलाइसिस। 3 सुनिए, बहुत खतरनाक दिक्कत है। जितने भी अमीनो एसिड हमारे प्रोटीन में है संसार में, चाहे पेड़ में है, चाहे हमारे अंदर है, चाहे किसी में भी, चाहे बैरक ओबामा के अंदर हो, चाहे तुम्हारे अंदर हो, सब के सब एल में है। एल अमीनो एसिड्स हैं सब। और 2 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एल और डी। डी मतलब होता है दाहिनी तरफ, एल मतलब होता है बाईं तरफ। क्या होता है, अमीनो एसिड के अंदर से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक प्रकार का प्रकाश डालते हैं, और अगर प्रकाश बाईं तरफ मुड़ जाए तो कहते हैं बाईं तरफ मुड़ने वाला, उसको कहते हैं एल टाइप का।
और दूसरा अगर वो प्रकाश दाहिनी तरफ मुड़ जाए तो उसको कहते हैं डी टाइप का। तो 2 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, और जितने भी मेरे तेरे सबके अंदर जितने भी अमीनो एसिड है सब के सब एल वाले हैं, ठीक है, एल वाले है ना, एल मतलब लीला करने वाले, एल वाले अमीनो एसिड सब हैं, डी वाले एक भी नहीं है ना। अब सवाल ये है कि यहाँ 20 तरह के अमीनो एसिड बने हुए हैं, और 20 तरह के अमीनो एसिड में एल और डी दोनों हैं, तो खाली एल का कैसे क्या बना और डी का कैसे नहीं बना। आपके समझदारी के लिए एक उदाहरण समझिए कि आपके पास राजमा है, लाल रंग का राजमा है और एक काला रंग का राजमा है। अब आपके पास 100 किलो राजमा लाल का है, 100 किलो है काला, और आपके भाई ने उसको जाके पूरा मिला विला के एक 200 किलो का हिप बना दिया, ठीक है। और अब आपके पास एक निकालने के लिए स्कूप जानते हैं, स्कूप दे दिया, सामान निकालने वाला, और स्कूप दे के कहा जाए कि आप स्कूप करके खाली लाल वाला निकाल के दो, खाली लाल वाला, एल फॉर लाल। एल फॉर लाल अगर आपको बोला कि कितने बार स्कूप करिएगा कि लाल वाला निकलेगा, खाली लाल वाला निकले, आ रहा है कुछ? कितना स्कूपिंग करेंगे कि खाली लाल वाला निकले? आप कितना भी स्कूप करिएगा, कितना भी स्कूप करिएगा, खाली लाल लाल कैसे आएगा? हमेशा एक बार ना 2 बार, तो एक दाना 2 दाना तो ब्लैक वाला आ ही जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि खाली एल वाला ही आया। खाली एल वाला कैसे आएगा? चुनना पड़ेगा, बिना चुने नहीं आएगा, नेचर से खाली एल वाला आ ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि खाली एल फॉर्म एमाइनो एसिड आने के लिए 10 रेज़ टू द पावर 1:1, 117:1 ये पॉसिबिलिटी बनती है। आ रहा है बोर्ड में? आ रहा है? कैसा दिख रहा है? हाँ, ये है पॉसिबिलिटी। 10 पे पावर 117:1 का पॉसिबिलिटी। 1 थोड़ा छोटा लिखिए भाई, ठीक है, काफी कम है पॉसिबिलिटी। ये कैसा पॉसिबिलिटी जानते हैं? मैथ में प्रोबेबिलिटी करके एक चीज होती है। प्रोबेबिलिटी क्या सिखाती सो सीखिए। प्रोबेबिलिटी कहती है मैथ में, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कहती है कि 10 पे पावर 50:1 से ज्यादा कोई चीज हो रही है तो ये इवेंट कभी नहीं हो सकता। इवेंट इज इम्पॉसिबल। अगर 10 पे पावर 50 से ज्यादा हो रहा है चांस, मतलब 10 पे पावर 50 बार करोगे तो एक बार कोई चीज होने वाली है, तो उसको बोलो ये इम्प्रोबेबल है, हो नहीं सकता है। तो ये एल फॉर्म एमाइनो एसिड आने के लिए 10 पे पावर 117 से 1 का रेशियो बन रहा है। आप समझ रहे हैं? इसके ऊपर का पॉसिबिलिटी को 0 माना जा रहा है, और यहां पे उससे कहां, उससे तो भाई कितना गुना, अंदाज भी नहीं उतना गुना। 10 पे पावर 117:1 का पॉसिबिलिटी है केवल एल फॉर्म आने के लिए। हरे कृष्णा। तो इसका मतलब है कि ये कैसा हो गया जानते हैं? अंदाज ऐसा, आपको एक कहानी बताता हूं। एक जगह बहुत कचरा रखा हुआ था। ये कहानी मैं नहीं कह रहा, एक फ्रेड हॉयले हैं, FRED, फ्रेड HOYLE, फ्रेड हॉयल, ये ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, ब्रिटेन के रहने वाले। क्या कहते हैं सो सुनिए। लाइकलीहुड ऑफ लाइफ अपेयरिंग ऑन अर्थ बाय केमिकल रिएक्शन is equivalent to possibility that a tornado sweeping through a junkyard and assembling a Boeing 747 कचरे के ढेर में जोर से हवा आए और कचरे जुड़ के हवाई जहाज बन जाएं, तो जो अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। अगर वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है। कचरे जुड़ के हवाई जहाज बन जाएं तो हो सकता है। या हमारी भाषा में समझिए कि अगर आप रद्दी के अखबार के पन्नों में अगर आप बम लगा दें, पूरा रद्दी भरा हुआ रूम में, और उसमें बम लगा दें और सारे अक्षर कट कट के पूरा डिक्शनरी बन जाए, ABCD का पूरा डिक्शनरी बन जाए, तो पूरा डिक्शनरी जो बन जाए, अगर रद्दी के पन्नों को उड़ाने से अगर डिक्शनरी बन सकता है, पूरा सरियाया हुआ A से लेकर Z तक एकदम पेज बाय पेज अगर बन जाए, तब अगर वैसा हो सकता है तो ये भी हो सकता है।
हम आपको समझ में आ रही है ना बात? कितना बड़ा धोखा हुआ है, लोगों को कितना ठगा गया है। कहते हैं कि ये आया, ये कुछ नहीं आया, है ना। आगे देखिए, है ना। इसके थोड़ा और आगे देखते हैं। कहते हैं ये अमीनो एसिड, एल अमीनो एसिड्स बन गए, और एल अमीनो एसिड बनने के बाद बन गया न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें बन गया आरएनए, डीएनए, ये सब बन गए। और डीएनए जो है, डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, और उसके बाद बनता है प्रोटीन, टीआरएनए भी रहता है, और यहाँ प्रोटीन बनता है। एमआरएनए और टीआरएनए की सहायता से डीएनए जो है प्रोटीन बना लेता है। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये तो पूरा इसके ऊपर ही क्लास हो सकता है। हम उस क्लास में हमको इंटरेस्ट नहीं, हमारा इंटरेस्ट है कि ये न्यूक्लियोटाइड इतना कॉम्प्लिकेटेड है। ये पहले ही प्रोटीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। प्रोटीन बनने में हमने देखा 10 पे पावर 117:1 का पॉसिबिलिटी आ रहा था। ये पॉसिबिलिटी को भर दीजिए, है ना। और न्यूक्लियोटाइड जो है उससे इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बनने में 10 पे पावर 40,000:1 का पॉसिबिलिटी बनेगा। न्यूक्लियोटाइड, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, डीएनए, ये सब के बनने का पॉसिबिलिटी जो है 10 पे पावर 40,000:1 है। और आपको फिर से याद दिला दें, प्रोबेबिलिटी कहती है 10 पे पावर 50:1 से अगर कोई बड़ा है तो इवेंट इज इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल, ये इम्प्रोबेबल इवेंट बनेगा। 40,000:1 ऐसा है कि अगर कोई आंख में पट्टी बांध ले और पट्टी बांध के कहीं गोली चला दे, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में गोली चला दे, और अगर वो 10 लाख मील दूर बाल के टिप पे कहीं एक बाल का एक पॉइंट है, उस पॉइंट को अगर आंख बंद करके 10 लाख मील दूर से एक गोली से चला दे, और उसको ये भी पता नहीं कि बाल है कहाँ पे, और अगर वो लग जाए, तो ये पॉसिबिलिटी कैसे हो गया? जय राम जी की बोलना पड़ेगा, है ना। भगवान राम की कृपा से हुआ ना, ऐसे थोड़ी होगा इतना बड़ा चीज़। मैथ तो कह रहा है नहीं हो सकता है, और साइंस वाला कह रहा है हो सकता है, और मैथ और साइंस अलग कैसे हो गया, ये पहले बताइए। हरे कृष्णा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये बोलते हैं कि ये सब बन गया, प्रोटीन बन गया, डीएनए बन गया, सेल बन गया, सेल बन गया कहते हैं। बस और 5 मिनट आपको शॉर्ट में वो दिखाते हैं। कहते हैं सेल बन गया। अब आगे चलते हैं। बन गए, है ना। उसके बाद उससे बना थोड़ा सा और, मछली बन गई, फ्रॉग बन गया, फ्रॉग बन गया, है ना। इस फ्रॉग्स के बाद मैं आदमी बन गया, धीरे धीरे आदमी बन गया। तो कहते हैं ये इवोल्यूशन हो गया, इवोल्यूशन हो गया। सेल से हाइड्रा बना, सिंपल सिंपल सेल बने, इवोल्यूशन होके मछली जैसी चीज़ें बनी, मछली से एम्फीबियंस बने, फ्रॉग बने, फ्रॉग से आदमी बन गया। चलिए इसको भी देख लेते हैं 2 मिनट में कि कैसे ये क्या हुआ, सच में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ठीक है, देखिए इसको सपोर्ट करने के लिए जो थ्योरीज बोलते हैं उसमें कहते हैं मछली के अंदर जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्स का होता है, इसमें 2 चैम्बर होता है। फ्रॉग के अंदर 3 चैम्बर का हार्ट होता है। मैं बहुत सिंपल करके दिखा रहा हूँ। और आदमी के अंदर 4 होता है, 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कहते हैं कि ये जो मछली का जो 2 चैम्बर है, फ्रॉग में 3 बना, 3 से बढ़ के आदमी में 4 बना। अच्छा, और इसको सपोर्ट करने के लिए कहते हैं कि जब आदमी बच्चा होता है, जब माँ के गर्भ में होता है, तो उसका जो हार्ट जब बनता है ना, तो पहले 2 चैम्बर का बनता है, फिर बाद में उसमें 3 चैम्बर बनते हैं, है ना। फिर 3 चैम्बर का बनता है, बाद में वो 4 चैम्बर का बन जाता है।
ऐसे हर्ट बनता है। तो अगर आप सच में देखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी सच में पढ़ेंगे, तो एक्चुअली पहले, इसके पहले एक चैम्बर का हार्ट होता है और उसके पहले फिर से 2 चैम्बर होते हैं। एम्ब्रियोलॉजी अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो मेजोडर्म पहले 2 पाइप बनता है, फिर एक सिंगल पाइप बनता है, फिर वहां से 2 पाइप बनता है, फिर वहां से 3 पाइप और 4 पाइप। तो ये जो है, ये मेजोडर्म 2 से जो 1 बन रहा है, ये इस थ्योरी को काट देता है कि पहले 2 था, 3 था, 4 था। अरे पहले 2 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। तो ये इवोल्यूशन कहाँ हुआ? ये तो 2 से कम हो गया, कम से ज़्यादा हो गया, इसलिए थ्योरी गलत है। ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी थ्योरी गलत है, पहली थ्योरी गलत हो गई। दूसरी थ्योरी देखिए, थ्योरी नंबर 2 ये कह रहा है कि जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हो गई। जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हुई? तो सुनिए, कहता है कि उसको ऊपर का पत्ता खाना होता था, पेड़ों से ऊपर का पत्ता खाता था बेचारा, तो ऊपर का पत्ता खाते खाते जो है गर्दन लंबी हो गई। अब सवाल है कि नीचे 1.5 मीटर ऊंची घास है, तो ऊपर का पत्ता खाने के लिए कंपटीशन क्यों हो रहा है? जिराफ जो ग्रो हुआ वो सवाना ग्रासलैंड में ग्रो हुआ। सवाना ग्रासलैंड में जिराफ ग्रो हुआ। आप ज्योग्राफी पढ़िएगा, सवाना वर्ल्ड में नंबर 2 ग्रासलैंड है, नंबर 1 है स्टेपीज, नंबर 2 सवाना है। जब 1.5 मीटर ऊंची घास थी तो उसको नीचे के घास छोड़ के ऊपर के पत्ते खाने में कंपटीशन क्यों था? और जो ऊपर का पत्ता नहीं खा सका तो कहते हैं वो मर गया। अरे जब 1.5 मीटर घास थी तो इसमें घास पे कोई मरेगा क्या? कम से कम खा के मरेगा ना। आप समझिए ना, यहाँ पे गिलहरी चल रही है, यहाँ पे घोड़े चल रहे हैं, यहाँ पे हरिन चल रहा है, सब खा रहे हैं, और बेचारा जिराफ जो है वो घास के ऊपर ही मर रहा है। ये तब हो सकता है जब जिराफ को ईगो प्रॉब्लम हो, ईगो प्रॉब्लम कि हम खाएंगे तो वही पत्ता खाएंगे, ना तो नहीं खाएंगे, जाओ जाओ हम नहीं खाएंगे। अगर इतना ईगो है तो ही मर सकता है, अदरवाइज सवाना के ग्रासलैंड में जिराफ मरने का कोई सवाल नहीं उठता। तो जिराफ की गर्दन लंबी हुई, ये थ्योरी गलत है। तीसरा एक और देखते हैं, कहते हैं म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन से कभी भी नया स्पीसीज नहीं बनता। स्पीसीज कहते हैं उसको, स्पीसीज, स्पीसीज उसको कहते हैं जो कि अपना बच्चा पैदा कर सके। जैसे कि आप घोड़ा और गधा, इनका जो बच्चा होता है खच्चर। खच्चर के बच्चे नहीं हो सकते, तो खच्चर को स्पीसीज नहीं कहा जाएगा। खच्चर जो है उसको स्पीसीज में गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि ये घोड़ा और गधे का खच्चर को बच्चे नहीं हो रहे। ऐसा कुछ भी दिखा दीजिए। उन्होंने क्या किया, एक बार मूली को और फूलगोभी को क्रॉस किया। उन्होंने सोचा नीचे मूली बैठेगी और ऊपर फूलगोभी बैठेगी, कितना अच्छा हो जाएगा, तो उन्होंने क्रॉस कर दिया। नीचे जो है फूलगोभी की जड़ आ गई और ऊपर मूली के पत्ते आ गए, उसका नाम दिया उन्होंने रेफेनोब्रेसिकस। तो इसमें सक्सेस नहीं हुआ। आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं म्यूटेशन स्पीसीज वाले, सारे के सारे फेल हैं। कोई भी स्पीसीज सेक्सुअली एक्टिव, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है, इसलिए ये थ्योरी म्यूटेशन का ये भी गलत है ना। और देखिए, इस तरह से हम अब आपको एक आखिरी कुछ तर्क देते हैं, है ना। देखिए, कहते हैं कि साइंटिस्ट कहते हैं कि हम बाद में जाके कोई सेल बना देंगे। अच्छा, आप जिंदा सेल बना दीजिएगा ना, लेकिन आपको तो अभी तक तो आप लाखों साइंटिस्ट मिलके नहीं बना सके हैं। इसका मतलब शायद आज से 100 साल बाद आप करोड़ों साइंटिस्ट मिलके एक जिंदा सेल बना पाए। अगर बना भी पाए, बना नहीं पाएंगे, लेकिन अगर बना भी पाए, वैसा भी तर्क लेते हैं, तो भी यही सिद्ध होता है ना कि एक सेल बनाने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत है, और दुनिया के सब होशियार करोड़ों लोग मिलके एक सेल बनाए, इतना ही प्रूफ होगा ना। ये तो प्रूफ नहीं होगा ना कि सेल अपने आप जो है वो अनडायरेक्टेड इवेंट से बन गया। ये तो प्रूफ नहीं होगा ना कि बिना इंटेलिजेंस के बन गया। इसे यही प्रूफ होगा ना कि बहुत इंटेलिजेंट लोग चुन चुन के बनाए तब जाके सेल बना। ये तो प्रूफ नहीं होगा कि अपने आप बिना दिमाग का बन गया सेल, ये कभी प्रूफ नहीं हो सकता है। तो देखिए, और एक चीज़ बताता हूँ, जब बच्चा जब गर्भ में होता है
तो उसका जब दिमाग बनता रहता है तो दिमाग में जो सेल होते हैं, ब्रेन सेल्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एक एक सेल इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पूरा यूनिवर्स के सारे लाइब्रेरीज का उसमें इंफॉर्मेशन जा सकता है एक सेल में। ये द सेल करके बुक है डॉक्टर ब्रायन ट्रेसी का, उन्होंने लिखा है कि एक एक सेल पूरा लाइब्रेरी डाल सकता है, इतना उसमें टेक पावर है। तो वो एमडी खुद हैं, डॉक्टर हैं, और उन्होंने ब्रेन के ऊपर मोटी पुस्तक लिखी है। अब वो कहते हैं कि ये जो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उस गर्भ में 2.5 लाख ब्रेन सेल 1 मिनट में बनते हैं। 1 मिनट में ऐसे इतने अच्छे अच्छे हाई परफॉर्मेंस की सेल्स 2.5 लाख बनते हैं 1 मिनट में, जो एक सेल के अंदर दुनिया का सारा लाइब्रेरी डाला जा सकता है। ऐसे ऐसे 2.5 लाख सेल 1 मिनट में बनते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब आप कोई बहुत अच्छी चीज बनाते हैं ना तो उसको स्लो करना होता है स्पीड। हाई स्पीड में अगर अच्छा चीज बन रहा है, इतना हाई स्पीड में 2.5 लाख सेल 1 मिनट में बन रहा है, मतलब इसको आप अनडायरेक्टेड इवेंट नहीं कह सकते, कोई डायरेक्ट कर रहा है उसको। somebody is directing this event of making 2.5 lakh cells a minute, and this is a proof that some intelligent people are behind, and that intelligent person nobody is claiming, कोई नहीं क्लेम कर रहा है कि मैं वो व्यक्ति हूँ। बाइबल में मोहम्मद कहीं भी कोई क्लेम नहीं कर रहा, क्लेम केवल केवल कृष्णा कर रहे हैं कि आई एम दैट पर्सन बाबा, बीजो हम सर्वभूतानाम, सबका बीज मैं हूँ। एक क्लेम कृष्णा कई बार कर रहे हैं, भागवत में कर रहे हैं, गीता में कर रहे हैं, अनेक जगह पे कर रहे हैं। इसलिए सिद्ध हुआ तर्क से कृष्णा इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न होगा तो कमेंट में डालिएगा, क्योंकि मुझे इधर से कोई प्रश्न दिख नहीं रहा है। मैं आज फ्रंट कैमरे पे मतलब बैक कैमरे पे बैठा हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। कृष्णा कॉज ऑफ ऑल कॉजेज।